तो साथियों नमस्कार एवं जोहार। मैं हूं उमेश कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल U++ एकेडमी में। तो साथियों आज मैं बताऊंगा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज पे फोकस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आपका हालचाल। तो कैसे हैं आप सब? बोले तो एकदम झक्कास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, आज हम लोग जानेंगे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन के बारे में। जी हाँ साथियों, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है कि एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर ब्रेक अप इनटू चार्ज्ड पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस। द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर termed as cation and negative charged as anions। अब देखिए समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। और देखिए साथियों, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में यानी कि मैंने अपना फर्स्ट लेक्चर में बता दिया है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या कहता है कि जब एक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइट जब वाटर में डिज़ोल्व होता है, घुलता है, तो वो चार्ज्ड पार्टिकल के रूप में टूट जाता है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल के रूप में टूट जाता है। और उन्हीं चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, आयंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब क्या है देखिए, जब एक इलेक्ट्रोलाइट टूटता है तो वहाँ पे दो प्रकार के आयन फॉर्म होते हैं, दो प्रकार का आयन का निर्माण होता है। एक होता है पॉजिटिव आयंस और एक होता है नेगेटिव आयंस। तो जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं उन्हें हम लोग जो है वो केटायंस के नाम से जानेंगे, और जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होता है उन्हें हम लोग एनायंस के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोलाइट कैसे ब्रेक होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट का कैसे ब्रेकअप होता है, कैसे टूटते हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट लिया है मैंने NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। अब देखिए जब ये सोडियम क्लोराइड टूटेगा तो ये Na+ और Cl- के रूप में टूट जाएगा। अब ये Na के ऊपर प्लस क्यों? क्योंकि ये Na मतलब सोडियम, और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, यानी कि सोडियम जो है, सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की क्षमता होती है, इसीलिए इसके ऊपर एक+ दिया गया। और क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन गेन करने का क्षमता होता है, इसीलिए इसके ऊपर एक- का चार्ज दिया गया। और ये जो है सो सिंपल सा फेनोमेना है कि जितना इलेक्ट्रॉन लॉस होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका Na+ और ये हो जाएगा आपका Cl-। फिर जस्ट एक और केस देख लेते हैं, ये K2SO4 यानी कि हो जाएगा आपका पोटेशियम सल्फेट। और इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये 2K+ और SO4 2- के रूप में टूट जाएगा। अब यहाँ पर समझिएगा, एक पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का पावर रखता है, क्षमता रखता है। तो एक पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो यहाँ पर K के ऊपर एक+। अब यहाँ पर देखिए पोटेशियम की संख्या कितनी है, 2, इसीलिए 2 पोटेशियम 2 इलेक्ट्रॉनों को लॉस करेगा। और इसी प्रकार SO4 ये जो है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करने का क्षमता होता है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसीलिए इसके ऊपर 2-। अब चूंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया गया, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो यहाँ पर ये 2K+ हो जाएगा और यहाँ SO4 2-। तो इस प्रकार से जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है टूटते हैं तो एक+ के रूप में और एक- के रूप में। और ये जो प्लस वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं केटायन, और ये जो माइनस वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनायन। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक होता है आयोनाइजेशन, दूसरा है डिसोसिएशन। अब देखिए 2 वर्ड्स हैं, एक आयोनाइजेशन एक डिसोसिएशन। आयोनाइजेशन का मतलब होता है आयनीकृत होना, आयोनाइजेशन का मतलब होता है आयनीकृत होना, और डिसोसिएशन का मतलब होता है आयन के रूप में टूटना। अब देखिए जनरली हम लोग अगर ऐसा समझें तो इन दोनों का मतलब यानी कि जो मीनिंग है
वो सेम होता है। तो हम लोग आयोनाइजेशन बोले या फिर डिसोसिएशन बोले, बात एक ही है, मतलब एक ही है। तो इन दोनों में से कहीं भी कुछ भी यूज किया जा सकता है, तो आप कन्फ्यूज इसमें मत होना, ठीक है। अब आगे देखिए, हम लोग आगे बात करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स इनटू आयंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट्स के मॉलिक्यूल्स का आयन के रूप में टूटने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम लोग जो है आयोनाइजेशन के नाम से जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स के जो मॉलिक्यूल हैं उनका आयन के रूप में जो टूटने की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उन्हीं को हम लोग आयोनाइजेशन कहेंगे, याद रखिएगा। अब यहाँ आगे क्या कहा गया है, सो देखिए, द इलेक्ट्रोलाइट में नॉट बी कम्प्लीटली आयोनाइज्ड। अब हो सकता है कि एक इलेक्ट्रोलाइट में जितने मॉलिक्यूल हों वो इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयोनाइज्ड ना हो सकता है ऐसा में भी कि इलेक्ट्रोलाइट के सभी मॉलिक्यूल कंप्लीटली यानी कि पूरी तरह से आयोनाइज्ड ना हो, ठीक है। तो आगे क्या कहता है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोशिएटेड टू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज नॉन एज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया कि हो सकता है कि इलेक्ट्रोलाइट के सभी मॉलिक्यूल पूरी तरह से कंप्लीटली आयोनाइज्ड ना हो। तो ऐसे स्थिति में जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयन के रूप में डिसोसिएट होते हैं, जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आयन के रूप में डिसोसिएट हुए हैं, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन दोनों के रेशियो, इन दोनों के अनुपात को ही हम लोग क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या फिर डिसोसिएशन। जैसा कि मैंने बताया, आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन सेम चीज़ होता है, घटना एक ही होता है। अब देखिए, ध्यान समझिए, मैंने क्या बोला, मैंने यही बोला कि आयनीकृत मॉलिक्यूल्स की संख्या तथा कुल मॉलिक्यूल की संख्या के अनुपात को ही हम लोग क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या फिर डिसोसिएशन। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि, है ना, इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स की संख्या तथा टोटल मॉलिक्यूल की संख्या, है ना, आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल की संख्या तथा टोटल मॉलिक्यूल की संख्या, इनके अनुपात, इनके रेशियो को ही हम लोग कहेंगे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो ये आई थिंक आपको समझ में आया कि क्या है कि जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए हैं और टोटल मॉलिक्यूल, इनके अनुपात, इनकी रेशियो को ही डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कहते हैं। मैंने अलग अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया, ठीक है। अब आगे क्या है, इट इज़ डिनोटेड बाय अल्फा, और हम लोग डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को अल्फा से डिनोट करेंगे, अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन यानी कि अल्फा बराबर क्या हो गया, जैसा कि अभी मैंने बताया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड इनटू आयंस, यानी कि जितने मॉलिक्यूल्स आयन के रूप में डिसोसिएट हुए हैं बटा, है ना, बाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये होगा आपका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन यानी कि अल्फा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर मैं अभी आगे और समझा रहा हूँ इसी टॉपिक में, ठीक है। अब देखिए, अब इसके आगे देख लेते हैं कि क्या है, क्या कहता है कि फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 एज दे ऑलमोस्ट completely ionized in aqueous solution। the equation, यहाँ तक पहले समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के मामले में, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के मामले में अल्फा, जिसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन,
तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में जो अल्फा का वैल्यू होता है, जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का वैल्यू होता है, वो ऑलमोस्ट 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 के इक्वल होता है। ऐसा क्यों होता है? एज दे ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? एक्वस सॉल्यूशन यानी कि जलीय विलयन में वो कंप्लीटली पूरी तरह से आयोनाइज हो जाते हैं। इसके कारण से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का वैल्यू यानी कि अल्फा का जो वैल्यू होगा वो ऑलमोस्ट लगभग 1 के बराबर होगा। ठीक है, अब आगे क्या है? द इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स द ionization of strong electrolytes is represented with single-headed arrow directed to the right. For example, अब देखिए, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के आयोनाइजेशन का इक्वेशन होता है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के जो आयोनाइजेशन के इक्वेशन होते हैं, तो उस इक्वेशन को सिंगल हेडेड एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो भी किस और? राइट की ओर। ठीक है, किस और? राइट की ओर। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ, द इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स द आयोनाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इज रिप्रेजेंटेड विथ सिंगल हेडेड एरो डायरेक्टेड टू द राइट। यानी कि जो इक्वेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के आयोनाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, उस इक्वेशन को सिंगल हेडेड कहने का मतलब एक साइडेड है ना, एक साइडेड एरो। तो सिंगल हेडेड एरो जो कि राइट की साइड मुड़ा होता है, उस एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, दिखाया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी लिया है कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस H2O, ठीक है, वाटर। तो जब इनका आयोनाइजेशन होगा यानी कि HCl क्या है? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और यहाँ पर वाटर। तो HCl को जब वाटर में मिलाते हैं तो क्या होता है? H3O, हाइड्रोनियम आयन का निर्माण होता है, H3O प्लस Cl माइनस। तो ये हो गया हमारा HCl, और HCl का H2O में आयोनाइजेशन। तो जब आयोनाइजेशन होगा तो H3O प्लस Cl माइनस, इस रूप में ये टूट जाएगा। तो ये हमारा केटायन हो जाता है और ये हमारा एनायन हो जाता है। और इस पूरे इक्वेशन को हम लोग सिंगल हेडेड एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि राइट की ओर होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आया? जी हाँ। अब आगे देखते हैं। बट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अल्फा हैज़ वेरी लो वैल्यू। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो अल्फा है यानी कि जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का वैल्यू है वो लो होगा, बहुत ही कम होगा। ऐसा क्यों होगा? सिंस दे आयोनाइज टू ए वेरी स्मॉल एक्सटेंट। अब ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में आयोनाइज होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में आयोनाइज होते हैं, जैसे कि हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमने देखा था, पढ़ा था। ठीक है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन। अब देखिए, डाइल्यूशन का मतलब होता है घुलनशीलता। तो क्या होगा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स घुलते जाएंगे यानी कि उनका डाइल्यूशन जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी स्वतः बढ़ते ही जाएगा, ये यहाँ पर कहने का मतलब है। एंड बिकम्स मैक्सिमम एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो क्या होगा? जब इन्फिनाइट डाइल्यूशन का पोजीशन आएगा, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे हमारा जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होगा वो मैक्सिमम होगा, यहाँ पर ये कहने का मतलब। अब है आगे, कंप्लीट आयोनाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट अकर। तो क्या होता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स का कंप्लीट आयोनाइजेशन पॉसिबल नहीं है, ये नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या कहने का मतलब है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, आगे है, द आयंस फॉर्म्ड इन द सॉल्यूशन कॉन्स्टेंटली रीयूनाइट टू फॉर्म न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। अब क्या होता है, देखिए यहाँ समझिएगा कि जो सॉल्यूशन में
इलेक्ट्रोलाइट के घुलने से या टूटने से सॉल्यूशन में जो भी आयंस का फॉर्म होते हैं, अगर उनको रीयूनाइट दोबारा से जमा किया जाए, दोबारा से कलेक्ट किया जाए, तो पुनः एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बोले तो उदासीन मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। एंड दस इसीलिए क्या होता है, देयर इज ए स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द आयंस एंड द अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स। अब क्या होता है सिनेमेट देखिएगा कि जो आयंस होते हैं और जो अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम जैसा स्थिति आ जाता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम जैसा स्थिति आ जाता है। अब जैसे कि हमने बताया कि इलेक्ट्रोलाइट घुलेंगे टूटेंगे तो सॉल्यूशन में आयन का निर्माण करेंगे और उन आयन्स को दोबारा से रीयूनाइट करेंगे तो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का निर्माण होगा। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में जो आयन्स होते हैं और जो भी अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच जो है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का स्टेट आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए एग्जांपल से समझिए, ठीक है, एग्जांपल समझिए। यहाँ पर ए और बी ये सिर्फ सिंबलाइज किया गया, ये आपको समझाने के लिए बताने के लिए ए और बी। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में हाफ एरो दिया हुआ है, ठीक है, और फिर ए प्लस, ठीक है, प्लस बी माइनस, फिर से इस डायरेक्शन में जो है सो हाफ एरो दिया गया। तो ये जो कंप्लीट स्थिति है इक्वेशन का, ये कंप्लीट स्थिति डायनेमिक इक्विलिब्रियम का है। अब इसमें होता क्या है एक्चुअली में, यहाँ पर ये जो है सो आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स समझ के चलिए, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जब आयोनाइज्ड होते हैं तो यहाँ पे आयंस का फॉर्म होता है, तो एक केटायन बन जाएगा, एक एनायन। और जब जब दोनों आयंस को रीयूनाइट करेंगे तो फिर से एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का फॉर्म होगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जो यहाँ पे स्थिति बन के आती है, ऐसे कंडीशन में जो यहाँ पर जो स्थिति उत्पन्न होती है वो स्थिति है आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम का। आई थिंक आपको समझ में आया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऑन अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन ऑन द आयोनिक इक्विलिब्रियम। अब इस आयोनिक इक्विलिब्रियम में क्या करेंगे हम लोग, क्या लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो जैसे ही इस इक्वेशन में लॉ ऑफ मास एक्शन का अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह के इक्वेशन का फॉर्म होगा। देखिए k इक्वल टू आपका आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट a प्लस स्क्वायर ब्रैकेट b माइनस बाई ए बी स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो ये इस तरह का जो है स्थिति आपका इस तरह का इक्वेशन बन के आएगा। अब यहाँ पर देखिए, वेयर के इज नोन एज द डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन कांस्टेंट। यहाँ पर के जो है वो क्या होगा, डिसोसिएशन या फिर आयोनाइजेशन कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे क्या कहता है, द इलेक्ट्रोलाइट हैविंग वैल्यू ऑफ के आर नोन एज, देखिए द इलेक्ट्रोलाइट हैविंग वैल्यू ऑफ K are known as strong electrolyte. The value of the electrolyte having value, high value. एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पर मैनेज कर लीजिएगा। द इलेक्ट्रोलाइट हैविंग हाई वैल्यू ऑफ K, यानी कि जिस इलेक्ट्रोलाइट में K का वैल्यू ज़्यादा होगा उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम से जानेंगे। एंड दोज हैविंग लो वैल्यू ऑफ K एज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, और जिस इलेक्ट्रोलाइट में K का वैल्यू कम होगा, लो होगा, उससे हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जानेंगे। ध्यान से समझिएगा कि जिस इलेक्ट्रोलाइट का K का वैल्यू यानी कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जानेंगे, और जिस इलेक्ट्रोलाइट में K का वैल्यू कम होगा, लो होगा, उसे हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जानेंगे। याद रखिएगा, K का वैल्यू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, K का वैल्यू कम वीक इलेक्ट्रोलाइट, यही फॉर्मूला है, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका फंडा है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब हम लोग जानेंगे
कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं इसके बारे में जानेंगे। अभी आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए और जल्दी से नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए, अब है फैक्टर्स कंट्रोलिंग द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। क्या? फैक्टर्स कंट्रोलिंग द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, यानी कि हम उन फैक्टर्स के बारे में जानेंगे जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को कंट्रोल करते हैं, उन्हें प्रभावित करते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, सबसे पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के प्रकृति पे ये डिपेंड करता है कि आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होगा। देखिए सबसे पहले कहता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट सच एज CH3 COOH H2 CO3 NaO NH4OH MgOH का होल टू etc हैव लो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। यानी कि सिंपल देखिए, समझिए, जो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं, जो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं, जैसे कि आपका हो जाएगा, यहाँ पर ले लीजिए इथेनोइक एसिड, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड etc, ये सभी के सभी वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे उनका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो है वो कम होगा, लो होगा। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप लोग को पता है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो जो है सॉल्यूशन में, है ना, एक्वस सॉल्यूशन में जो है वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते, स्मॉल एक्सटेंट में, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में आयोनाइज होते हैं। अब लेकिन क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे जैसे कि HCl, ठीक है, NaOH NaCl हैव हाई डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, तो इनका जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होगा वो हाई होगा, ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा आपका है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के नेचर पर भी डिपेंड करेगा कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होगा। देखिए सॉल्वेंट मतलब, सॉल्वेंट बोले तो कि वे वैसे मटेरियल होते हैं जो किसी अदर सब्सटेंस को, लाइक इलेक्ट्रोलाइट को अपने में घोलते हैं, ठीक है। तो सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करेगा कि जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होगा वो क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा। देखिए कहता क्या, सॉल्वेंट विथ हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सच एज वाटर एप्सिलॉन इक्वल टू 80 हैव हाई डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। देखिए क्या होता है कि सॉल्वेंट विथ हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि वैसे सॉल्वेंट जिनका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है, जैसे कि हम लोगों ने वाटर क्या है, वाटर एक सॉल्वेंट है जो अदर मटेरियल को, अदर सब्सटेंस को अपने में घोलता है, डिसॉल्व कर लेता है। तो वाटर एक सब्सटेंस है जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ही ज़्यादा होता है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया हुआ है एप्सिलॉन इक्वल टू 80, ठीक है। तो जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा उसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी ज़्यादा होगा, यहाँ पर ये बताया गया। वाइल सॉल्वेंट विथ लो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सच एज बेंजीन E एप्सिलॉन इक्वल टू 2 हैव लो वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, यानी कि वैसा सॉल्वेंट जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होगा, बहुत ही कम होगा, उसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी कम होगा। जैसे कि एग्जांपल में बेंजीन लिया गया, तो बेंजीन भी एक प्रकार का सॉल्वेंट होता है। तीसरा है कॉन्सेंट्रेशन। तीसरा क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या होता है कि आयोनाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन। क्या होता है देखिए, डाइल्यूशन का मतलब मैंने बताया था कि घुलनशीलता, यानी कि डिसॉल्व होने की क्षमता।
तो जैसे जैसे डाइल्यूशन यानी कि घुलनशीलता जो है वो इलेक्ट्रोलाइट का जो डाइल्यूशन होता है जैसे जैसे बढ़ता है तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी बढ़ता है, और क्या होता है, बिकम्स मैक्सिमम एट इन्फिनिट, और इन्फिनिट पर क्या होता है, जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होता है वो मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, दैट इज, इसका क्या कहने का मतलब है, एज कंसंट्रेशन अप्रोचेज जीरो, यानी कि कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन किस पर डिपेंड कर रहा है, डाइल्यूशन पर। अगर डाइल्यूशन बढ़ेगा तो क्या होगा हमारा, अगर डाइल्यूशन बढ़ेगा तो क्या होगा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी बढ़ेगा, और डाइल्यूशन घटेगा तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन घटेगा, सिंपल सा। और अगर डाइल्यूशन इन्फिनाइट पे जाता है तो वहाँ पे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये आपका जो है सो फेनोमेना है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है कि इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है या इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, यानी कि मात्रा, कॉन्सेंट्रेशन मात्रा, तो उस पर डिपेंड नहीं करता। वहाँ पे क्या होगा, वो जीरो है ना, जीरो, मतलब उस पर डिपेंड नहीं करता कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा। अब आगे है टेम्परेचर क्या होगा, द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज विथ द इंक्रीज इन टेम्परेचर। सिंपल सा फंडा है कि जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होगा वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो है वो भी बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि इंक्रीज करेगा। अब ऐसा क्यों होगा, सोचिए क्या होगा कि एक सॉल्यूशन मान के चलिए कि वाटर है, सॉल्वेंट है, ठीक है, उसमें हमने किसी इलेक्ट्रोलाइट को मिलाया, अब हम लोग उसमें हीट प्रदान कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे, तो क्या होगा, उस हीट के कारण, टेम्परेचर के कारण जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस सॉल्यूशन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, यानी कि उसकी जो स्पीड है, गति है, वो बढ़ेंगे, यानी कि वो अधिक गतिशीलता के साथ वो डिसॉल्व होंगे और डिसोसिएट होंगे, आयन के रूप में टूटेंगे। ऐसे में क्या होगा कि जितना जल्दी वो आयोनाइज होंगे तो उतना ही, जितना ज़्यादा वो आयोनाइज होंगे उतना ज़्यादा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो है सो बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। तो सिंपल सा फंडा है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी बढ़ेगा। आगे है प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, यानी कि जब प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, जब कॉमन आयन मिल जाएगा, कॉमन आयन प्रेजेंस रहेगा, तब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होगा। देखिए, द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर इलेक्ट्रोलाइट विच फर्निशेस ए कॉमन आयन। देखिए क्या होगा कि किसी इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन घटेगा। क्या होगा, किसी इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन घटेगा, कब, जब उस सॉल्यूशन में कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होगा, और खासकर उसमें कॉमन आयन मिलता हो। देखिए एग्जांपल समझाता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल, आयोनाइजेशन ऑफ CH3COOH है ना, आयोनाइजेशन ऑफ CH3COOH decreases in the presence of CH3COONA। तो क्या होगा, देखिए CH3COOH इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन घटेगा, कब, जब ये पहले से ऑलरेडी से मौजूद होगा, CH3COONA मौजूद होगा। तो अब इन दोनों में क्या फैक्टर है, देखिए इन दोनों में क्या है, इन दोनों में ड्यू टू कॉमन आयन, इन दोनों में CH3COO- ये जो है ये, और यहाँ पर ये, यानी कि CH3COO- ये जो आयन है वो कॉमन है। यानी कि सिंपली कहने का मतलब है कि अगर कॉमन आयन मौजूद रहा तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन घटेगा, याद रखिएगा। तो आई थिंक कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसे वीडियो को आप पॉज कीजिए और इसे नोट कीजिए, ठीक है। तो आई थिंक कि आज जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, वो आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।